नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं सऊद अशर। आप देख रहे हैं TKN न्यूज़। TKN न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आप जानते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर मैं युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से और फिर अलग अलग वर्ग और धर्म और संप्रदाय के लोगों से मिलता हूं और जानता हूं उनके विचार। राजनीतिक पार्टियां तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में आ रही हैं। जनता की क्या तैयारी है, युवा क्या सोचते हैं, नौजवान क्या सोचते हैं, और वो जिन्हें 9th और 10th में पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास है। मैंने इनसे जब बातचीत शुरू करी तो इनके अंदर देखा कि पॉलिटिकल नॉलेज काफ़ी था और काफ़ी बात करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने समझा कि ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शुक्रिया एपिसोड में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमीर आलम है। शमीर आलम, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। अच्छा, किस स्कूल में? जी, मैंने CBSE बोर्ड से पढ़ाई की 8th क्लास तक। अच्छा। रेहान पब्लिक स्कूल में, और मैंने इस साल पूर्णिया जिला स्कूल में 9th क्लास में दाखिला लिया है। अच्छा, आपने जिला स्कूल में एडमिशन कराया है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, है ना, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, कौन सा आपको सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? जी, मुझे तो सारे सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन मेरी ज़्यादा दिलचस्पी एग्रीकल्चर फील्ड में है। अच्छा, किसान का क्षेत्र है, इसीलिए आपको कृषि में बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा रुचि है। तो थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि युवा हैं तो थोड़ा, है ना, जोर से बोलेंगे। अच्छा, आपको एग्रीकल्चर से क्यों दिलचस्पी है जबकि आप शहर में रहते हैं? मुझे एग्रीकल्चर से इसलिए दिलचस्पी है कि अगर हमारा देश जो ये कृषियों का देश है। अच्छा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये देश हमारा कृषियों का देश है। हमारे इस देश में जितने भी युवा हैं आज को वो पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन वो जो है असल में हिंदुस्तान की वैल्यू को मिटाते जा रहे हैं कि हमारे देश का आखिर महत्व क्या है, कि आखिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो जितने धर्म हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। और इन सब के सबसे पहले कि ये सारे जो है ये भारत के बेटे हैं। बिल्कुल। हम किसी भी धर्म से हों, मैं जैसे मुस्लिम धर्म से हूँ, बाकी सारे लोग कोई हिंदू धर्म से हैं, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, सब लोग अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं उसी तरह। लेकिन सबसे पहले हम एक देश में रहते हैं, ये हमारा देश है, हमारा देश हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, और जिस नमक को खाते हैं उसे पैदा करने वालों की भी तो इज्जत करनी चाहिए हमें। वाह, देखिए, भारत के बेटे और बेटियां हैं और जिस देश का नमक खाते हैं उस देश में नमक पैदा करने की भी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें फार्मर्स की भी इज्जत करनी चाहिए। आज को अगर हम बिहार को देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर आज से 10 years ओल्ड की बात अगर हम करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा फार्मर्स थे, और आज भी फार्मर्स में बहुत सारी दिलचस्पी है लोगों को। लेकिन फार्मर्स के लिए जो लोगों के दिल में इज्जत होनी चाहिए, जो हमारे हिंदुस्तान के भाइयों में इज्जत होनी चाहिए, वो इज्जत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बहुत ज़बरदस्त महत्व जो बिंदु इन्होंने उठाया है कि अगर आप 10 साल पहले जाएं तो इस देश में किसानों की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, और 10 साल के बाद आज भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। किसानों को हकीर नज़र से देखा जाता है, आप ये कहना चाहते हैं? तो जब ये सब इस तरह का वातावरण है, माहौल है, तो आपके पास क्या है वो गुर, वो मंत्र जिससे आप किसानों की इज्जत को दिलाएंगे? जी, मैं मैट्रिक के बाद सर मैं फार्मिंग में जाना चाहता हूँ। मैं फार्मिंग, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके मैं फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। मेरा एम साथ ही साथ आलिम बनने का है। हाँ। मेरा ख्वाब है कि मैं आलिम बनूँ। हाँ। और इस देश के लिए भी साथ में मैं कुछ करूँ। अच्छा, नहीं, वो फार्मर वाली जो बात आपने कही उस पर थोड़ा आप देखिए कि जैसे आपको हम बता दें कि अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें हर दिन किसानों की हत्याएं हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि किसानों की हत्याएं क्यों हो रही हैं, तो इसका जवाब आप दीजिए। सर, किसानों की हत्या इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं जी सर, वो नेता लोग जो है और जितने पॉलिटिकल लीडर हैं सर, आज वो किसानों की जितनी कि फंड आते हैं, चाहे किसी बीमा पॉलिसी हो, सब वो खा के थप करके बैठ जाते हैं। हमारे जैसे PM नरेंद्र मोदी है, उन्हें हम गालियां देते हैं पीठ पीछे, लेकिन सच तो बात ये है कि उन्होंने तो फंड दे दिया, अब उसके बाद वो CM तक आया, CM से वो सिस्टम में आया। मेन खराबी तो सिस्टम में है। उन्होंने तो बिल पास कर दिया कि इतनी राशि इन लोगों को मिलनी है,
कि एक फार्मर को 5,000 जैसे भी कोरोना के टाइम में दिया कि भाई एक आदमी को जैसे मान लीजिए कि 5,000 मिलना है, तो अब 5,000 में हम सिस्टम की खराबी क्या है कि 10,000 किसान है, एक गांव में 10,000 किसान है, उस किसान में से अब 10,000 में सिर्फ 500 लोगों को पैसा मिला, बाकी की हम खा गए। सरकारी सिस्टम का यही काम है आज के दिन। सिस्टम का सितम झेल रहे इस देश के किसान और उन किसानों के लिए जो कुछ करने का हौसला अपने दिल में रखते हैं, ये साहब और ये नौजवान चाहते हैं कि हम भी मैट्रिक के बाद फार्मिंग क्षेत्र में जाकर कृषि में कुछ नया करें। कुछ नया क्या करेंगे ये अभी इन्हें पता नहीं है, लेकिन इन्हें कंप्लीट ये पता है कि किसानों की सम्मान और किसानों की जो है कि बेहतरी के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपसे एक और बहुत ही अहम सवाल है, अभी जो किसान का जो अध्यादेश आया है जिसमें उनके खिलाफ है ना उनकी ज़मीनों को लेने की बातचीत हो रही है, तो आप बताइए किसान से जब उनकी ज़मीन ही ले ली जाएगी तो वो क्या करेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये तो गलत है, ऐसे कानून की हम विरोध करते हैं। जिस तरह हमने आज से 1 साल पहले एनआरसी और सीएए का विरोध किया, इसलिए कि उसमें हक तो था कि चलो सीएए के वजह से जो हिंदुस्तान के बाहरी मुल्क के लोग हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी आ रहे हैं, चलो हम उन्हें अंदर तो ले आएंगे, हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जो 700 करोड़ देशवासी है उनमें से जो उतने जो बेरोजगार लोग आज के हिंदुस्तान में मारे फिर रहे हैं, उनका फिर क्या होगा? हम अगर उन्हें पहले नौकरी देंगे, जो शरणार्थी हैं, चलो उन्हें नागरिकता की बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें नौकरी देंगे तो फिर हमारे देश के नौजवानों का क्या होगा? या फिर अगर हम सीएए में सिर्फ हम अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो इससे तो देश में फिर से दरार आएगी। तो किसानों के लिए, इसलिए सर मैं किसानों में भी यही कहना चाहूँगा कि आप तो अंग्रेज की पॉलिसी दोहरा रहे हैं कि उन्होंने ब्याज जैसे आप वो लेते थे कि जमीन ले ली इतनी आधे दाम से भी, मतलब कि 10% पे सिर्फ 100 में सिर्फ 10% वो देते थे कि खेती आप बस 10% सिर्फ आपको मिलेगा, बाकी 19% हमारा हुआ। ये तो आप अंग्रेज की पॉलिसी अपना रहे, ये तो हर तरह से गलत है सर जी, मैं इसे अच्छा नहीं देखता। इस देश में आपको याद होगा कि नील सत्याग्रह हुआ है। नील की खेती करने वाले किसानों के साथ जब अंग्रेज 1947 से पहले जब जुल्म कर रहा था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में नील किसानों ने एक ज़बरदस्त डांडी जो है ना यात्रा निकाला, डांडी मार्च निकाला था। ये बहुत मशहूर मार्च है। तो इस वक्त जो भारत में और हरियाणा पंजाब में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किसानों का चल रहा है और वो किसानों के खिलाफ लाए गए इस अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा विषय है। हम भाईजान से और 1-2 सवाल के साथ हम मतलब अपने इस इंटरव्यू को, बल्कि आप यूँ कहिए कि बातचीत को कंक्लूड करना चाहेंगे। आखिरी से पहले सेकंड लास्ट बात आपसे ये है, अच्छा ये बताइए आपका जो गाँव है जी, वहाँ पे किसान लोग बसते हैं, वो किसान हैं जो क्या करते हैं कि 2 फसल अपने खेत में है ना लगाते हैं, एक चाहे तो रबी में आप कहिए मकई लगा लेते होंगे और खरीफ में धान का लगा लेते होंगे। आपके पास क्या ऐसा कुछ है या आप उन किसानों से कभी बातचीत किए हैं कि आप एक ही फसल में एक बार में अगर एक गांव में 10 किसान हैं तो 10 कोई मक्का लगा लेता है, ये गलत है। अगर आप 10 में से 2 है ना तिलहन लगा लिया या फिर दाल की खेती कर लिया और फिर उसमें से 2-3 मकई लगा लिया, तो इससे क्या होता है कि एक जो बैलेंस है खेती का वो बना रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई डाटा या इस तरह की कोई तैयारी आपके पास है जो आप कभी अपने गांव में या जहाँ आपको मौका मिला आपने कभी कुछ किया है किसानों के लिए? सर किया तो नहीं है हाँ। लेकिन मैं इसी चीज़ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और मैट्रिक के बाद सर मैं गांव में तो नहीं रहता, मैं इसी शहर पूर्णिया में रहता हूँ, लेकिन मेरा एम है कि मेरे नानी घर, मेरे जितने भी बगल बगल के गांव हैं, मैं उन गांवों में, देश के अपने इलाके के गांवों में जा करके इस टॉपिक पे बात करूं और इसी तरह की मैं बात करना चाहता हूं और किसान का भी साथ देना चाहता हूं। और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी युवा पीढ़ी को आगे ले जाऊं, अच्छा अपने देश को आगे ले। समीर भाई आप ये बताइए कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात आजकल हो रही है, इस पर आपका एज ए युवा मतलब है ना क्या सोच है? सर मैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तो एक मर्तबा कह दिया स्पीच में कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, और इसकी पहल भी उन्होंने की और हमारा देश में जो युवा पीढ़ी हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। लेकिन हमारे देश की आबादी और जनसंख्या के मद्देनज़र जी हमारे जो युवा हैं उनमें से 100 में से सिर्फ 50% से भी कम
35% लोगों ने ही इसमें इंटरेस्ट लिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हमारा देश सिर्फ 35% लोगों से चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे 100% लोगों से ही हमारा देश चलता है। जी। उसमें युवा भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। जी। तो मैं युवाओं के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर इम्पोर्टेंट रोल अगर सबसे ज़्यादा है तो युवाओं का है, और हम युवा अगर जब तक इसमें पहल नहीं करेंगे आत्मनिर्भर भारत में, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम युवाओं को चाहिए, और मैं हिंदुस्तान के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो आत्मनिर्भर की इस पहल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। खबर नज़र, जहां खबर भी और खबर पर नज़र भी। खबर नज़र आपके लिए लाता रहेगा सच्ची और अच्छी खबरें, और आपको ऐसी खबरों से दूर रखेगा जो आपके ज़हनी सुकून को छीन ले। खबर नज़र यानी TKN न्यूज़। हाँ, इसीलिए आप TKN न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें।